हेलो स्टूडेंट। हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू एग्जाम बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग 12th की क्लासेस के लिए बात कर रहे क्लासेस यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के विषय में स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज क्या होता है और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे डिफाइन हम करते हैं और उसका क्लासिफिकेशन कैसे है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है एटलीस्ट सुक्रोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और उसी फर्दर वे में जो आपका एक नया टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो है हमारा अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो इसके फर्दर जो है आपका विटामिन भी इसमें पढ़नी है और प्लस न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, चूंकि एक लेक्चर में सभी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ऑलरेडी हमने ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर एटलीस्ट कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और सेकेंड हमारा जो है अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, ये हम लोग आज डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे हमारा है अमीनो एसिड्स। तो अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें, अमीनो एसिड्स, तो यहाँ पे देखिए ये जो अमीनो एसिड्स जो है, अगर इसके नाम से हम जाए तो यहाँ पे दो टर्म से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे एक अमीनो है और दूसरा एसिड। मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारा अमीनो इन द सेंस NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप हो या एसिड मीन्स COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो है आपका NH2 ग्रुप हो और COH ग्रुप हो, वो हमारा जो है अमीनो एसिड की कैटेगरी में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपली ये ले लेते हैं, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे COH हो गया, यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है COH ग्रुप हो गया, यहाँ पे NH2 ग्रुप हो गया, मींस व्हाट, ये हमारा अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड। क्लियर? तो अब ये चूंकि इसका ये अमीनो एसिड जो हम लोग लिखे हैं वो हमारा ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन। तो ये अमीनो एसिड का एक जनरलाइजेशन है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है उसमें हमारा NH2 ग्रुप होना चाहिए और COH ग्रुप होना चाहिए, तब हम पर्टिकुलर उस कंपाउंड को हम लोग जो है अमीनो एसिड्स कहेंगे। इसके बाद ये जो अमीनो एसिड्स का कह सकते हैं टाइप है अल्फा, इसको हम लोग अल्फा अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, बीटा अमीनो एसिड्स, गामा अमीनो एसिड्स। तो डिपेंड करता है इस NH2 के पोजीशन के अकॉर्डिंग, इस NH2 के पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो जनरली हमारे जो बॉडी में होता है, जो हमारी बॉडी में कह सकते हैं कि हमारे लिए जरूरी जो होते हैं अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। और 20 अमीनो एसिड्स में सभी के सभी अमीनो एसिड्स हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स का मतलब है कि ये जो NH2 ग्रुप होगा हमारा वो अल्फा पोजीशन पे होगा। इसका देखिए जैसे यहाँ पे COH ग्रुप है, यहाँ पे हमारा COH ग्रुप है, इसका अल्फा पोजीशन कौन है, यहाँ पे, ये हमारा अल्फा पोजीशन है। और अल्फा पोजीशन पे जब NH2 ग्रुप रहता है तब हम उसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। अगर हम फर्दर यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे COH है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे हम NH2 ग्रुप जोड़ दें, अमीनो एसिड ये भी है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है जो हमारा सबसे टॉप पे रहता है, ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। तो बीटा पोजीशन पे NH2 ग्रुप है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसी तरह से जो है हमारा अगर ले लेते हैं यहाँ पे CH2 और यहाँ पे COH ले लेते हैं और यहाँ पे अगर हम NH2 कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब ये हमारा कौन सा अमीनो एसिड्स है, गामा अमीनो एसिड्स हो गया। तो अल्फा अमीनो एसिड्स के पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा अमीनो एसिड्स होता है वो हमारा अल्फा अमीनो एसिड्स हो गया, बीटा अमीनो एसिड्स हो गया, गामा अमीनो एसिड्स। लेकिन जो हमारी बॉडी में जो ससेप्टेबल है, हमारी जो बॉडी की जिस अमीनो एसिड्स के अकॉर्डिंग ससेप्टेबल है, जिस अमीनो एसिड्स को एक्सेप्ट करता है हमारी बॉडी, वो है हमारा अल्फा अमीनो एसिड्स। मतलब जितनी भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब के सब अल्फा अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी ससेप्टेबल करता है। बीटा गामा रहेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। ओके, तो टोटल जो होते हैं, अगर हमारी बॉडी में की अगर बात करें, टोटल अगर हमारी बॉडी की बात करें तो टोटल अल्फा अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में 20 होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो एक हमारा जो है कर सकते हैं ब्रीफ अमीनो एसिड का जो है कि कैरेक्टराइजेशन है कि अमीनो एसिड्स होता क्या है,
और हमारे बॉडी में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, किस तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करें, अभी हमने ग्लाइसिन लिया था, यहाँ पे CH2 है, COH है, यहाँ पे हमारा NH2 है, ये हमारा है ग्लाइसिन। दूसरा है हमारा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे CH2 है, COH है, यहाँ पे NH2 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया CH3, यहाँ पे CH3 लेते हैं। एक ग्लाइसिन के बाद यहाँ पे आपका है एलेनिन, इसे हम बोलते हैं एलेनिन। और यहीं पे जो है हमारा यहाँ पे CH होगा, COH होगा, और यहाँ पे हमारा NH2 ही रहेगा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3, इसे हम बोलते हैं, ये आपका मॉलिक्यूल्स है वायलिन, ये हमारा वायलिन हो गया। तो कहने का सेंस है कि इस तरह से टोटल आपके 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो देखिए, ए भी हमारा अल्फा पोजीशन पे जुड़ा है, ए भी हमारा अल्फा पोजीशन पे अटैच है, ए भी हमारा अल्फा पोजीशन पे अटैच है, अल्फा अल्फा अल्फा। तो इस तरह से जितने भी हमारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, सबके सब हमारे अल्फा होते हैं। वन थिंग, ये तो हमारा पहला केस है। दूसरा, जितने भी 19 मतलब जितने भी अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में होते हैं वो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं। और एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड हमारे बॉडी में है जो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्लाइसिन ही है जो है हमारा पर्टिकुलर हमारे बॉडी में ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? देखिए, ये हमारा ग्लाइसिन है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो कार्बन है वो हमारा 4 डिफरेंट ग्रुप से होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन पे 2 हमारे हाइड्रोजन हो गए, तो ये हमारा कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से नहीं जुड़ा है, इसका मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन इस कार्बन की बात करिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे COH ग्रुप है, यहाँ NH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, इसका मतलब ये हमारा कायरल सेंटर हुआ। कायरल सेंटर का मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा COH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, H ग्रुप है, और यहाँ पे एज ए होल दिस ग्रुप, तो ये भी हमारा कायरल सेंटर है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। तो जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। केवल हमारा ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी में जो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सेकेंड कंडीशन, हमारा जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में वो यल फॉर्म में होते हैं। यल फॉर्म, ये याद रखिएगा। जैसे ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो कौन कौन शो करेगा? डी फॉर्म डेक्स्ट्रो होगा, जिसे हम लोग डी फॉर्म बोलते हैं। लिवो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यल फॉर्म बोलते हैं। तो हमारा जो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं सब के सब हमारे जो है यल फॉर्म में होते हैं हमारे बॉडी में। अगर यल फॉर्म में अमीनो एसिड्स हैं तब तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एलेनिन की, अगर ये यल फॉर्म में है तब तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर डी फॉर्म में आ जाए तो उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये चीजें माइंड में रखनी है कि जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो हमारा यल फॉर्म में होता है, डी फॉर्म में नहीं होता है। डी फॉर्म हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। इन रेफरेंस अमीनो एसिड के रेफरेंस में हमको ये याद रखना है कि यल फॉर्म। लेकिन अगर हम ग्लूकोज की बात करें, हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, एटलीस्ट ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा डी फॉर्म में होता है, जिसे हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारा यल फॉर्म में रहेगा, तो उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। अगर डी फॉर्म में है तो वो एब्जॉर्ब करेगा। उसके कंट्रोवर्शियल अगर कंडीशन मिले तो हमारा अमीनो एसिड जो होता है वो यल फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, डी फॉर्म हमारा वेस्ट मटेरियल है। तो ये चीजें दोनों माइंड में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि अमीनो एसिड्स का यल फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, कार्बोहाइड्रेट का हमारा डी फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। कार्बोहाइड्रेट का यल फॉर्म हमारा वेस्ट मटेरियल है, अमीनो एसिड का डी फॉर्म हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस है हमारा कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स का। तो हमारा एक अमीनो एसिड्स का हो गया। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करें,
अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो हमारा जो अमीनो एसिड्स होता है वो हमारे जनरली 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ NH2 और COH ग्रुप। अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो इसका जो 3 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, पहला हमारा है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि जो देखिए अमीनो एसिड्स में मैंने क्या बताया, अमीनो एसिड का मतलब यहां पे NH2 ग्रुप होना चाहिए और यहां पे हमारा COH ग्रुप होना चाहिए। तो ये दोनों ग्रुप अगर है तब हमारा अमीनो एसिड कैटेगरी में आएगा। अब इनके नंबर के रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन हुआ है। अब अगर यहां पे हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है तो जितने आपके NH2 होंगे उतने ही हमारे COH ग्रुप होंगे, मींस सेम नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप, ये जो है हमारे सेम नंबर में होने चाहिए। ठीक है, तो अगर सेम नंबर में होगा तो ये हमारा एसिड है, बेस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसीलिए हम इसे बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अगर NH2 किसी भी मॉलिक्यूल में NH2 और COH ग्रुप सेम नंबर में है, उनका नंबर सेम है, तब हम उसे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स बोलेंगे। इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, CH2 था, COH था और यहाँ पे NH2 था। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका NH2 है, COH है, दोनों एक एक हैं, इसका मतलब ये हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हो गया। दूसरा आपका आता है बेसिक अमीनो एसिड्स। अब बेसिक अमीनो एसिड्स का मतलब देखिए NH2, अगर हम इसकी बात करते हैं NH2 तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये लोन पेयर देगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बेसिक कैरेक्टर्स को करता है NH2 और हमारा ये COH SD कैरेक्टर्स को करता है। अब यहाँ पे हमारा बेसिक अमीनो एसिड्स की बात कर रहा है, इसका मतलब कि अगर एक एक है तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन अगर फर्दर एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई है नहीं, अब हमारा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। मींस व्हाट, ऐसा अमीनो एसिड्स जिसमें NH2 ग्रुप आर मोर देन द COH ग्रुप। अगर जो है NH2 ग्रुप का जो नंबर है, संख्या है, COH ग्रुप से अधिक है, तब वो हमारा जो है बेसिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है। इसमें जैसे आपका लाइसिन आता है ना, अर्जिनिन आता है, अर्जिनिन आ गया। ठीक है, इस तरह से जो है आपके लाइसिन है, अर्जिनिन है और भी अमीनो एसिड्स आते हैं, तो ये हमारे जो है बेसिक कैटेगरी में आते हैं। थर्ड है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड्स। अब एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा COH ग्रुप अधिक होना चाहिए। मीन्स क्या, COH ग्रुप आर मोर देन द व्हाट, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप से जो है उनकी संख्या, जो COH का नंबर होगा वो NH2 ग्रुप से अधिक होगा, तब हमारा जो है वो एसिडिक हो जाएगा। मतलब आपका एक एक रहेगा तो न्यूट्रल हो गया, अगर NH2 अधिक रहेगा तो हमारा बेसिक हो गया, अगर COH ग्रुप हो गया तो हमारा एसिडिक हो गया। इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा एस्पार्टेट ग्लूटामेट। तो ये हमारे जो है अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारे एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, ये अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारे बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, और ये हमारा अमीनो एसिड ग्लाइसिन जो है हमारा वो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 और COH ग्रुप, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब हमारे क्या होता है, ये मतलब कि अमीनो एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो माइंड में रखना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कई तरह से किया जाता है।
अभी हम लोग एक की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो है दूसरे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे नीड्स, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ NH2 और COH ग्रुप के अकॉर्डिंग है। अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल, अगर NH2 अधिक है तो बेसिक, अगर COH ग्रुप अधिक है तो एसिडिक। ये हमारा एक क्लासिफिकेशन होगा अमीनो एसिड्स का। दूसरा जो क्लासिफिकेशन इसका है अवेलेबिलिटी। हमको अमीनो एसिड्स कितना इजीली अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमारा अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें पहला जो अमीनो एसिड जो टाइप है वो है हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब ऐसे सोचिए, जैसे अगर हमारे पास जब कोई चीज है और एक दूसरी चीज, मतलब एक तो पहला केस है कि हमारे पास कोई चीज है, और दूसरा केस ये है कि हमको एक ऐसी चीज को ढूंढना है जो हमारे पास नहीं है, हमको लेना है जो हमारे पास नहीं है। तो हमारा जो अटेंशन होगा सबसे अधिक किस पे जाएगा? दो कंडीशन है, हम दो चीजें ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम सेव ही ले लेते हैं, सेव और संतरे की बात कर लेते हैं। सेव हमारे पास ऑलरेडी रूम में पड़ा हुआ है बहुत सारा, संतरा नहीं है, लेकिन तो हमारा अटेंशन किस पे जाएगा? जो एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो किस पे अधिक जाएगी? क्योंकि सेव तो हमारे पे घर में है, ये उस पर तो अटेंशन नहीं जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि संतरा जो कहाँ से मिले हम वहां से ले लें। तो कहने का सेंस ये है कि वो हमारा जो संतरा है, जो ऑरेंज है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इसेंशियल है, हमको उसको कहीं ना कहीं से कलेक्ट करना ही करना है। जो एप्पल है वो हमारे घर में है तो हमको उसके लिए टेंशन नहीं है, वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल नहीं है, वो हमारे घर में पड़ा हुआ है। लेकिन ऑरेंज नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एसेंशियल है, हमको उसको जरूर लेके आना है। तो यही चीज हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। अगर हम उसको कोरिलेट करें इससे, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब है कि जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में नहीं रहे, हमारी बॉडी उसकी सिंथेसिस ना कर रहा हो, हमारी बॉडी में प्रेजेंट ना हो, हमको उसको बाहर किसी चीज से लेना पड़ रहा हो। बाहर लेने का मतलब है कि किसी फूड मटेरियल से लेना पड़ा हो, इन डाइटरी फॉर्म में लेना पड़ रहा हो, वो हमारे बॉडी में सिंथेसिस ना हो रहा हो, तब हम उसे बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसेंशियल अमीनो एसिड सिंपली हम ये कह सकते हैं कि दैट अमीनो एसिड्स व्हिच नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, वी टेक द अमीनो एसिड्स इन डाइट कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जनरली इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारे होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं। जैसे लाइसिन होता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, वायलिन, फिनाइल ट्रिप्टोफान, फिनाइल ट्रिप्टोफान और आपका एक और है अर्जिनिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, वायलिन, फिनाइल एलेनिन। सर ये फिनाइल ट्रिप्टोफान नहीं है, फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिप्टोफान। इसके बाद आपका है ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन होगा, थ्रियोनिन, लाइसिन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अमीनो एसिड्स हमारे जो है इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनको हमको बाहर से लेना पड़ रहा होता है। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन,
वैलिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, लाइसिन। तो जनरली हम लोग इसे यूज जो किए थे लूसी आज ही मेथी वाली मीन्स वाली पीस के आई थी, मतलब इस तरह से जो हम लोग इसको याद किए थे। तो जनरली हमारा जो है, अगर आपसे सिंपली इतना आपको अमीनो एसिड्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जानना है कि हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता क्या है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसा अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा हो, हमको बाहर से लेना पड़ रहा हो, उसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। इसमें जो है टोटल 10 जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। दूसरा है हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अगर हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है, जो हमारी बॉडी को बाहर से जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा हो, तब हम उसे बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जो 10 अमीनो एसिड्स के अलावा जितने भी अमीनो एसिड्स हमारे होते हैं, वो सबके सब हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो हमारी बॉडी, मतलब कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए टोटल 20 अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें 20 में से हमारा जो है 10 इसेंशियल हो गए और 10 हमारे नॉन इसेंशियल हो गए। ठीक है, तो 10 हमारे बॉडी में सिंथेसिस हो रहा होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल, 10 हमारी बॉडी में से बाहर से एक्सेप्ट कर रहा होता है जिसे हम बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये हमारे जो है टोटल अमीनो एसिड्स की बात हो गई। अब अगर हम अमीनो एसिड्स के प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, तो अमीनो एसिड्स में अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक ग्रुप ले लेते हैं, CH2 ग्रुप ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारा COH ग्रुप हो गया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो COH ग्रुप है हमारा एसिडिक ग्रुप है, तो ये एसिडिक ग्रुप है तो ये ब्रेक करेगा क्या H प्लस में। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारा ब्रेक करेगा किसमें, CO माइनस H प्लस में, और यहाँ पे इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो H प्लस होगा इसको प्रोटोनेट करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कन्वर्ट किस में कर जाएगा, NH3 प्लस में, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे COO माइनस। इसका मतलब है कि ये जो अमीनो एसिड से होता है इन एक्वस मीडियम, अगर हम एक्वस मीडियम ले लेते हैं, एक्वस इन द सेंस H2O में डिसॉल्व करते हैं, तो हमारा ये एनाइड होगा, A प्लस में जाएगा और A माइनस में जाएगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा ऐसा मॉलिक्यूल बना जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो गया। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें प्लस और माइनस दोनों एक साथ नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ये हमारा ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो हमारा जो है ज्विटर आयन हो गया, मतलब अमीनो एसिड्स को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये हमारा एनाइड होता है, और फाइनली जो है COH CO माइनस H प्लस में ब्रेक करेगा, H प्लस प्रोटोनेट करेगा, यानी स्थिर प्लस होगा, ये हमारा जो है प्लस और माइनस में एग्जिस्ट करेगा डबल आयन में, जिसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा प्लस माइनस है, तो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और अगर हम इसमें करंट पास करें तो देखो करंट पास करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, इसको हम जो है बैटरी से ऐड कर देते हैं, अब यहाँ पे हमारा NH2 प्लस है, और यहाँ पे हमारा CH2 NH3 प्लस, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे COO माइनस है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये हमारा जो हायर पोटेंशियल है तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, निगेटिव हो गया। तो ये जो प्लस होगा, प्लस को ये विड्रॉ कर रहा होगा, माइनस को ये विड्रॉ करेगा, तो ये जो मॉलिक्यूल इस तरह से ये रिटर्न होगा, फाइनली क्या हो जाएगा OO माइनस C, यहाँ पे CH2 होगा, और फिर यहाँ पे NH2 हो जाएगा, NH3 प्लस। अब होगा क्या, देखिए माइनस को ये विड्रॉ कर रहा होगा, इस प्लस को ये माइनस विड्रॉ कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे हैं, एक हाथ हमारा कोई इधर पकड़ के खींच रहा हो, एक हाथ हमारा कोई इधर पकड़ के खींच रहा हो, मतलब ये हाथ हमारा इधर कोई पकड़ के खींच रहा है, ये वाला हाथ हमारा यहाँ धर के पकड़ के खींचा कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, बीच में अटके हुए हैं, ना हम इधर जा पा रहे हैं ना हम इधर जा पा रहे हैं। तो हमारी जो कंडक्टिविटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, जो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, उसके आयंस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग होती है। कोई भी जैसे सोल्यूशन हम लेते हैं, कोई भी अगर सोल्यूशन लेते हैं, अगर इसमें हमारा प्लस और माइनस है तो इसकी मूवमेंट जो होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे तो उसकी मूवमेंट ही नहीं हो रही है, ये बेचारा बीच में अटका हुआ, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो जब मूवमेंट ही नहीं होगा
तो चालकता कहेगी, उसकी कंडक्टिविटी कहेगी। तो यहाँ पे कंडीशन यही है कि अगर हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो आयंस होता है बीच में सस्पेंड रहता है, ना वो प्लस की तरफ मूव करता है ना माइनस की तरफ मूव करवाता है, बेचारा अटका रहता है ड्यू टू ज्विटर आयनिंग। तो इसीलिए हमारे इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है, नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और ये हमारा प्लस माइनस एग्जिस्ट करता है, ज्विटर आयन के फॉर्म में होता है। और अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे COH होता है, यहाँ पे NH2 होता है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कंडीशन में रहते हैं, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। दूसरी चीज कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इनका एक कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो ज्विटर आयन में एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन द सेंस प्लस माइनस मिलके जीरो हो जाएगा। फाइनली अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे नॉन कंडक्टर होते हैं। तो एज ए होल देखा जाए तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये हमारा एक ब्रीफ वे था अमीनो एसिड्स का, कि उसका अमीनो एसिड्स होता क्या है, ये किस तरह के किस फॉर्म में होते हैं, एल फॉर्म में होते हैं जो हमारी बॉडी से ससेप्टेबल होती है, जितने भी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। और इसके क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है जो हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसिस होता, उसको हम लोग बाहर से डाइट के रूप में लेते हैं, और नॉन एसेंशियल होता है जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस हो रहा होता है। तो ये एक हमारा ब्रीफ वे अमीनो एसिड्स का था। अब इसके बाद हमारा आता है पेप्टाइड। तो यहां पे जब अमीनो एसिड्स दो या दो से अधिक अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे होते हैं तो वो हमारा जो है पेप्टाइड्स फॉर्म करता है। अब अगर हम पेप्टाइड्स की बात करते हैं, देखिए अगर हम पेप्टाइड्स की बात करते हैं, पेप्टाइड्स, तो पेप्टाइड्स में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो पेप्टाइड्स है जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में एसोसिएट करते हैं तो हमारा पेप्टाइड्स बनता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पे ग्लाइसिन लेते हैं, यहाँ पे CH2 है, CO, इसको हम ऐसे लिखते हैं COOH, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे हम NH2 ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पे आपका NH2 है, NH2 को हम ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है, HNH, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा CH2 है, फिर यहाँ पे हमारा COOH है। तो देखिए यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ये दोनों मिलके जो है क्या करेंगे, H2O निकाल देते हैं, ये दोनों H2O निकालते हैं, कंडेंस होते हैं, और यहाँ पे बन जाता है आपका NH2 CH2 CONH CH2 COH। तो ये निकलता कैसे, जब यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकलता है तो हमारा ये बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो कहने का सेंस ये है कि जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड्स आपस में इस तरह से कंडेंस होते हैं, यहाँ पे देखिए एक टर्म हो रहा है कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है कि जब पर्टिकुलर कोई भी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज करता है और आपस में मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल में आपका H2O निकल सकता है, NH3 निकल सकता है, HCl निकल सकता है, कोई भी। तो यहाँ पे अगर ये दोनों मॉलिक्यूल एसोसिएट करें तो H2O निकल रहा है और ये दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि when two or more than two amino acids are condensed to each other, ठीक, condensed to each other form peptide। अब on the basis of number of peptide, on the basis of number of amino acids, on the basis of number of amino acids it called dipeptide, tripeptide, tetrapeptide means what। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के बेस पे जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंडेंस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके टर्म देते हैं। जैसे अगर हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं, अगर हम डाइपेप्टाइड की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स है, 2AA मतलब अमीनो एसिड्स, ठीक है। ट्राइपेप्टाइड की बात करते हैं, ट्राइपेप्टाइड में जो है 3 अमीनो एसिड्स हो जाएगा। इसी में टेट्रा हो जाएगा तो टेट्रा हो जाएगा तो 4 अमीनो एसिड्स हो जाएगा। पेंटा 5, हेक्सा
6। तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वो टर्म देते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने जो बनाया है वो क्या बनाया है, डाइपेप्टाइड, ये हमारा डाइपेप्टाइड है। और वन थिंग, एक चीज और याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं उससे एक माइनस हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो कभी कभी आपको एक क्वेश्चन और भी आता है कि पूछ देता कि व्हेन 100 amino acid are condensed, 100 amino acid are condensed to form a peptide, then how many number of peptide bond are there? मतलब वो पूछेगा कि 100 अमीनो एसिड्स कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होके पेप्टाइड बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? तो जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करेगा उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट किया था तो केवल और केवल एक हमारा अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना। इसी तरह से अगर 3 पार्टिसिपेट करेगा, जैसे यहाँ पे एक और पार्टिसिपेट करा दीजिए, यहां से NH CH2 COH करा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा H2O निकल जाएगा, अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक CONH, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड कितना बना, 1 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करेगा उससे एक कम हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो ये चीजें बहुत मायने, ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आता है आपका नीट या आईटी में भी क्वेश्चन आ जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि 2 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करा तो डाइपेप्टाइड, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि डाई 2 पेप्टाइड, मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 2 अमीनो एसिड तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ये जो टर्म हो रहा है वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड के पार्टिसिपेशन पे हो रहा है। ये जो टर्म जनरेट हो रहा है वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड के पार्टिसिपेशन से हो रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बस आपको माइंड में रखना कि जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करेगा उससे एक कम हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, इस तरह से एक कम करके हम बताएंगे। तो यहाँ पे 100 अमीनो एसिड्स है, इसका मतलब है कि 99 हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड ये बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर हुआ, पेप्टाइड क्या होता है वो क्लियर हुआ। अब अगर हम पेप्टाइड की बात करते हैं, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा समझने की बात है। अगर हम पेप्टाइड, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, क्लियर। अब अगर हम इस पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड में हमारा कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक CO है और एक NH, यहां पे CO है, यहां NH, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें CONH। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के किस फॉर्म में होते हैं, ट्रांसफॉर्म में होते हैं, ट्रांसफॉर्म, हमेशा एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में रहेंगे। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, जब हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो वहां पे हमारा सिस ट्रांस आया था। अगर हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तब हमारा सिस ट्रांस आता है। हम यहाँ पे करें ट्रांसफॉर्म, और जियोमेट्रिकल की कंडीशन है कि हमारा क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। जियोमेट्रिकल की शर्त है कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तभी हमारा जियोमेट्रिकल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें छिपी हुई हैं। तो अगर हम इसको इधर से देखें, यहाँ पे अगर हम इसे प्रेजेंट करते हैं अगेन फिर से, यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे N है, यहाँ H है। अब देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमेशा अपने आगे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये हमारा कॉन्जुगेशन में हो गया। कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये मॉलिक्यूल किस फॉर्म में चला जाएगा, CO माइनस डबल बॉन्ड N प्लस H। अब देखिए यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया, तो जब डबल बॉन्ड आ गया तो हमारा जियोमेट्रिकल शो करेगा, और जियोमेट्रिकल शो करेगा तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पेप्टाइड्स होते हैं
जो पेप्टाइड्स होते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ड्यू टू रेजोनेंस it have some partial double bond character, so it shows geometrical isomerism cis trans. नॉर्मली पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे ट्रांसफॉर्म में होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये चीजें भी माइंड में रखनी है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो हमारे ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Normally peptide bond exists in what? In transform. Clear? Okay, तो ये हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड का कंडीशन हो गई। और वन थिंग ये है कि अगर हम पेप्टाइड की बात करते हैं, तो यहां पे जैसे हमने भी बताया कि एक मिनट, नॉर्मली हम लोगों ने जैसे देखा कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको पेप्टाइड बोलते हैं। तो 2 अमीनो एसिड्स है, 2 अमीनो एसिड्स है तो हम लोग डाइपेप्टाइड बोलते हैं, है ना, डाइपेप्टाइड। ठीक, और यहाँ पे अगर 3 है तो ट्राइपेप्टाइड, 4 है तो टेट्रा। तो इस तरह से हम लोग 10 तक चलते हैं। तो 10 तक तो ठीक है, 10 अमीनो एसिड तो डेकापेप्टाइड हो गया। लेकिन ग्रेटर देन अगर 10 हो जाए, ग्रेटर देन 10 अमीनो एसिड्स, 10 अमीनो एसिड्स, अगर ग्रेटर देन 10 अमीनो एसिड्स होता है तब हम इसे टर्म देते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पे हमारा अगर 10 के अंदर है तो नाम से बोल देते हैं डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। और अगर हमारा 10 से अधिक हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? अब अगर हमारा यही जो पेप्टाइड है ग्रेटर देन 100 हो जाए, 100 अमीनो एसिड्स, ग्रेटर देन 100 अमीनो एसिड्स, और इसका जो मॉलिक्यूलर होता है आपका 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट तक हो जाए तब हम इसे बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। इसे हम बोलते हैं प्रोटीन। क्लियर है? तो कहने का सेंस यह है कि आपके पास जो कंडीशन हो गई, हम कह सकते हैं कि पेप्टाइड की क्लासिफिकेशन की कि एटलीस्ट 10 तक तो हम डाइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड बोल ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही 10 से ऊपर जाता है हम इसे पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं, और अप टू 100, अगर 100 के ऊपर चलता है तब हम इसे बोलते हैं प्रोटीन। अब तो हमारा क्या हो गया? अमीनो एसिड्स खत्म हो गया, पेप्टाइड खत्म हो गया। अब थर्ड लास्ट जो है हमारा वो है प्रोटीन। अगर हम जो लास्ट प्रोटीन के विषय में स्टडी कर रहे होंगे, अब देखिए अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन, तो यहां पे जो प्रोटीन है, अगर हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, पहले प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि अगर 100 से एबव पेप्टाइड चेन होती हैं तब हम उसे बोलते हैं प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं। तो प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसके नेचर के अकॉर्डिंग। तो पहला जो प्रोटीन होता है उसमें होता है हमारा टर्म आता है फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है कि फाइब्रस प्रोटीन में जो प्रोटीन चेन होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर का लेयर इस तरह से अरेंज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर टू लेयर अरेंज होती हैं, और लेयर टू लेयर अरेंज होती है। और दूसरी कंडीशन, इसमें जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, या डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सल्फाइड बॉन्ड के अकॉर्डिंग जुड़े होते हैं। तो कहने का सेंस है कि जब प्रोटीन हमारा लेयर टू लेयर एक दूसरे पे अरेंज होते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ये फाइब्रस प्रोटीन बनता है। और फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होता है सेकंड कंडीशन की वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करता। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन हमारा, उसमें क्या होता है, प्रोटीन हमारा जो है लेयर टू लेयर एक दूसरे पे अरेंज होते हैं, और जो है हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड के अकॉर्डिंग एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। क्लियर?
इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा पहला जो प्रोटीन में आता है, फाइब्रस प्रोटीन, वो हमारा है क्रिएटिन प्रोटीन। तो क्रिएटिन प्रोटीन में जैसे हमारा नेल हो गया, ये नेल नाखून, ये हमारा क्रिएटिन प्रोटीन में आता है। ये नाखून हमारा वाटर में डिजॉल्व नहीं करता। हेयर है आपका, हेयर भी हमारा क्रिएटिन प्रोटीन का बना होता है। आपका जो हॉर्न होता है, जो जिसे सींग बोलते हैं ना, हॉर्न, जो एनिमल्स के हॉर्न होते हैं वो भी हमारे क्रिएटिन प्रोटीन के होते हैं। तो कहने का सेंस है कि जो क्रिएटिन प्रोटीन्स होते हैं वो हेयर्स, नेल, ये सब जो है हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है मायोसिन। तो मायोसिन में जैसे हमारा ये जो बाइसेप्स है, ये आप बाइसेप्स, अपने बाइसेप्स को टच करिए। यहाँ पे बाइसेप्स पे टच करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत टाइट एकदम, जैसे आप टच करेंगे इसको तो लगेगा कि नहीं ये लाइन टू लाइन एक दूसरे पे रेसे की तरह है ना, रेसे की तरह टच, रेसे की तरह फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांग है, बाइसेप्स हमारे बहुत स्ट्रांग है। तो वो भी हमारा जो है फाइब्रस की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे फाइब्रस कैटेगरी हो गए। दूसरा कंडीशन है आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन में क्या होता है कि जैसे आपका ये हमारा प्रोटीन चेन है, ये प्रोटीन चेन है, और प्रोटीन चेन ये क्या कर रही है, सर्कल बना ले। जैसे यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन इन सेंस ग्लोब इन द सेंस क्या, राउंड। जैसे ग्लोब की हम बात करते हैं ना, जो जियोग्राफी में आता है, जो कहते हैं ना कि ये अर्थ का ग्लोब है ना, जिसमें पूरा जो ब्रह्मांड, मतलब पूरे अर्थ को, ये हमारी जो पूरी इन्वायरमेंट है, जो हमारे अर्थ है, अर्थ की पूरी भौगोलिक स्थिति जिसे बोलते हैं हम लोग ना, जियोग्राफिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्लोब का यूज करते हैं। तो ग्लोब हमारा सर्कुलर होता है, तो उसी के टर्म पे हमारा जो है ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। कहने का सेंस ये है कि हमारा जो प्रोटीन चेन होता है ये राउंड अप कर ले, सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, तब हम इसे बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये काफी सॉफ्ट होता है, जैसे इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन हमारा जो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में या कहीं पे भी अगर एंजाइम्स टर्म आ रहा है तो सब के सब हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। एग में जो आपका जो है येलो वाला पार्ट होता है या व्हाइट वाला पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं ना ग्लोबुलिन, मायोग्लोबुलिन, है ना। तो वो सब के सब हमारे जो है ग्लोबुलर प्रोटीन में आते हैं और ये काफी सॉफ्ट होते हैं। क्लियर। तो ये हमारा जो हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल। जैसे एग है, एग को फोड़ के वाटर में डाल दीजिए और उसको सेक कर दीजिए, देखेंगे वो डिजॉल्व कर जाएगा। लेकिन अगर बाल को तोड़ के वाटर में डिजॉल्व करिए, घोलते रहिए, आपका बाल, आपका हेयर जो है वो जैसे का तैसे पड़ा रहेगा, क्योंकि हेयर जो है हमारा केराटिन प्रोटीन का है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये वाटर में इजीली डिजॉल्व कर जाएगा। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसको वाटर में डिजॉल्व करिए वो घुल जाएगा। तो ग्लोबुलर प्रोटीन हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन ये हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो ये प्रोटीन का दो पार्ट हुआ कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, इनके नेचर के कारण। इसके बाद जो है हमारा जो प्रोटीन होता है, इसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा है ये हमारा जो हो गया आपका फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ये एक कंडीशन है। अब यहाँ पे हमारा जो है अगर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें, हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, तो जो प्रोटीन जो होता है हमारा जनरली 4 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो हम लोगों को जो 12th में जो पढ़ना है वो टर्शियरी तक पढ़ना है। तो हमारा जो है पहला जो वो स्ट्रक्चर है फर्स्ट, ये हमारा है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं,
जब अमीनो एसिड्स स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से अटैच्ड होते जाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन, जब एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर जनरेट करता है तब हम उसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जब अमीनो एसिड्स एक दूसरे से स्टेप बाय स्टेप अटैच होते जाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन चेन, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब हम उसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा CH2 है NH, CH2 CONH, ठीक है, फिर यहाँ पे CH2 CONH, ठीक है, फिर यहाँ पे CH2 CONH है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सब के सब, यहाँ पे एक पेप्टाइड बांड हो गया, यहाँ पे दूसरा पेप्टाइड बांड हो गया, यहाँ पे तीसरा पेप्टाइड बांड हो गया, इस तरह से जोड़ते जाते हैं और एक हमारा स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्लियर। तो इस तरह से जो है हमारा एक प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब लिनियर जिसे हम बोलते हैं, किसी भी प्रोटीन का जो लिनियर स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और उसमें जो हमारा अमीनो एसिड्स होगा स्टेट, अब यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है यहाँ पे आप वेरिएबल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। वेरिएबल ग्रुप का मतलब है कि यहाँ पे जैसे एक R हो गया और एक H हो गया, ठीक है, एक R हो गया एक H हो गया, तो डिपेंड करेगा कि R हमारा क्या ग्रुप है ना, तो डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा अमीनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमने केवल और केवल ग्लाइसिन लिया था, वो तो हमारा वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा है, ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जब जुड़ने लगते हैं, जब एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें एक सर्कुलेशन जनरेट करने लगता है, एक सर्किल जनरेट करने लगता है। जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए एक ये आपका है, इस तरह से है ना, इस तरह से है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे इसका ए पॉइंट, इसका ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये है, तो इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा बाहर की तरफ मूव कर जाएगा इस तरह से। जब ये एक दूसरे को खींचेंगे अपने तरफ, अगर ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, फिर हमारा इस तरह से हो जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे होता क्या है, देखिए अभी हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है जनरली दो तरह का होता है, एक है हमारा फर्स्ट अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, दूसरा हमारा होता है बीटा प्लीटेड। तो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे अमीनो एसिड्स है, यहाँ पे हमारा हम ले लेते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे CO है ना, यहाँ पे NH है, फिर यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे C अल्टरनेट पे चलेगा ना, यहाँ पे CO, ठीक है, NH है, ठीक है, फिर यहाँ पे CH2 यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे CONH है, यहाँ पे CH2 CONH है, फिर यहाँ पे CH2 फिर CONH है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता है कि जैसे एक धागा होता है ना, धागा को अगर एक जो स्ट्रिंग है, धागा है, अगर बहुत छोटा है तो वो स्ट्रेट मतलब उसमें जो उलझने की टेंडेंसी बहुत कम रहेगी, लेकिन अगर जितना लंबा धागा है, जितना लंबा स्ट्रेट थ्रेड्स है, वो उसमें उलझने की टेंडेंसी उतना ही अधिक होगी, एक दूसरे में जब सब रोल कर जाएंगे और फाइनली उलझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब ये अमीनो एसिड्स इस तरह से अरेंज होते हैं, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का अगर हम मान लीजिए ये हमारा पहला अमीनो एसिड है CH2 का, तो पहले अमीनो एसिड का CO और फिर फोर्थ अमीनो एसिड का NH। फोर्थ अमीनो एसिड देखिए कहाँ है, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ का NH, फर्स्ट का CO ग्रुप और फोर्थ का NH ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, जब ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ये या तो इधर जाएगा या तो इधर आएगा,
या तो ये उधर जाएगा या तो इधर आएगा, मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये रोल करेगा। जैसे ये स्ट्रेट चेन है, अब क्या करेगा, इसका इसका जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो या तो ये क्या होगा, ये इस तरह से मूव करेगा या तो ये इस तरह से मूव करेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा जनरली इस तरह से आ जाता है, इस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पहले का CO ग्रुप यहाँ पे है, चौथे का NH ग्रुप यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, देखिए पहले का ये हो गया, ये इस तरह से आ गया, फिर इसी तरह से इसका जो CO, अब ये दूसरे का देखिए, ये पहले का CO था, दूसरे का ये पहले का NH हो गया, पहले का NH, चौथे का CO ग्रुप, ये एक दूसरे से अटैच होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा इस तरह से एक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करेगा जिसे हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स में हम लोग को बस सिंपली ये याद रखना है कि जब अमीनो एसिड्स आपस में एसोसिएट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, तो फर्स्ट का CO फोर्थ अमीनो एसिड के NH ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिससे उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करता है। ठीक है, तो वो आपका जो है उसे हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। तो इसका जैसे अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर अगर हम सिंपली बनाएं तो इस तरह से बनता है इसका अल्फा हेलिक्स का। यहाँ पे आपका जो है ये कुछ इस तरह से बनता है, ये सॉरी इस तरह से नहीं, जैसे हेलिकल आता है ना, ये इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो ये हमारा जो है, जैसे ये हमारा पार्ट है, इस तरह से चलेगा। ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक CO बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा NH हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिर इसका CO होगा, फिर इसका NH हो जाएगा, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह से इसका NH होगा, इसका NH है, इसका NH हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बस दिखा देना है, मतलब आपको दिखा देना है और यहाँ पे लिखना है कि CO ग्रुप of first amino acid and NH group of fourth amino acid are attached and form a helical structure called what, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्फा हेलिक्स। इसी तरह से हमारा है बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड में क्या आ जाएगा, बीटा प्लीटेड में जैसे एक अमीनो एसिड्स का हम यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे R है, यहाँ पे C है, H है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा C++O, यहाँ पे हमारा हो गया N। देखिए इसका जो हम बना रहे हैं CONH, एक CONH तो एक साथ आएगा ना, यहाँ पे हम R लेते हैं, CH ना, H यहाँ ले लिए, तो यहाँ पे हमारा अगर ये C++O हो गया तो यहाँ NH हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C यही कैसा आएगा, है ना, ये RH, तो R इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ R, यहाँ H, फिर CO। ये एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, यहाँ से हम इसको ऐसे कर दें, ये हाँ इसी तरह से CRH, फिर यहाँ पे CO, फिर यहाँ पे NH, फिर यहाँ पे आपका RCRH, फिर यहाँ पे CONH। ये जिग जैग वे में चलेगा, एक बार CO इधर NH इधर, फिर एक बार CO इधर NH इधर, इस तरह से गया। अब दूसरा ले लीजिए, दूसरा मालिक्यूल्स ले लीजिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं C, फिर यहाँ पे RH ना, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसको ऐसे ले लीजिए C++O NH,
ठीक है, फिर यहाँ पे CRH, फिर यहाँ पे हो गया CONH, फिर यहाँ पे हो गया CRH, फिर यहाँ पे होगा CONH ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना। देखिए अगर ये हमारा एक चेन हो गया, ये हमारा दूसरा चेन है, और दोनों जब एक दूसरे से आएंगे नजदीक, तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एसोसिएट करते हैं। तो एसोसिएट का मतलब देखिए क्या हो रहा है, प्लीटेड, बीटा प्लीटेड, प्लीटेड इन द सेंस लेयर, बीटा प्लीटेड इन द सेंस लेयर। अब यहाँ पे जो CO है, यहाँ पे जो CO है इसके NH से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे जो NH है इसके CO से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ये हमारा थर्ड लेयर हुआ। तो इस तरह से एक के बाद एक लेयर जो हमारा फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया अमीनो एसिड्स का, ये दूसरा लेयर हो गया जो हमने ऐसे बनाया है। ये हमारा फर्स्ट लेयर हुआ, सेकंड लेयर हुआ, फोर्थ लेयर हुआ। यहाँ पे केवल हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से बन रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, तो ये हमारा जो है बीटा प्लीटेड शीट की कैटेगरी में आता है। तो हमारा जो है हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब टर्सरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे रोल कर जाना, सभी जो जैसे बहुत बड़े थ्रेड्स हैं सब एक दूसरे में उलझ जाते हैं, तब हम उसे बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। जैसे ये हमारा सिंपली ये हमारा प्रोटीन चेन है, लेकिन ये प्रोटीन चेन स्ट्रेट चेन ना होके हमारा कुछ इस तरह से हो जाए, इस तरह से। अगर इस तरह से अरेंज हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं व्हाट, टर्सरी स्ट्रक्चर। मतलब जो प्रोटीन चेन होता है काफी एक दूसरे में उलझ जाते हैं, और उलझने का रीजन क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण जितने भी प्रोटीन जो चेन होती है जब एक दूसरे में उलझ जाते हैं तब हम इसे बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो है टोटल था अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। तो ये हमारा टोटल एक पार्ट था अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स के हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, इसके बाद प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और ये पेप्टाइड देख लिया। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है विटामिन्स का और न्यूक्लिक एसिड्स का, तो ये हम लोग थर्ड लेक्चर में देखेंगे। और आप लोग जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन प्लस ग्लूकोज का मिल जाएगा। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए और पूरी लेक्चर आराम से समझिए, आराम से देखिए। अगर कोई इश्यूज होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।